नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल PYGS अड्डा में। हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पेट से संबंधित जितने भी उसके PYQ हैं उसको देख रहे हैं। अभी तक 2 क्लास हुई है जिसमें हम लोग सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, इसके अलावा बौद्ध धर्म और जैन धर्म को देख लिए हैं। ठीक है, तो उस क्लास को आप लोग देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तो आज हम लोग मौर्य वंश स्टार्ट करते हैं और इसमें जो सिलेबस में दिया हुआ है उसमें बेसिकली सम्राट अशोक के बारे में दिया हुआ है। लेकिन ये जो पहला क्वेश्चन है जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं ये चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है। तो यहाँ पर हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा है कि मेगास्थनीज जिन्होंने भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखी हुआ मूल रूप से किस देश के थे, है ना। जिन्होंने इंडिका यानी कि जो इंडिका पुस्तक है इसको मेगास्थनीज ने लिखा है। किसने लिखा है? मेगास्थनीज ने लिखा है। और ये जो है किस देश का रहने वाला था, ठीक है ना। तो ये कहाँ का रहने वाला था? ग्रीस का मूल निवासी था। ठीक है, मेगास्थनीज मूलतः ग्रीस देश का निवासी था और ये सेलूकस निकेटर का राजदूत था। किसका राजदूत था? सेलूकस निकेटर का। ठीक है ना, सेलूकस निकेटर का क्या था? राजदूत था। और ये चंद्रगुप्त मौर्य के किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और इसकी पुस्तक का क्या नाम था? तो इंडिका नाम था। अगला क्वेश्चन हमारा है कि जो मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन सा है? तो अब ये आपको पता ही हो गया, मेगास्थनीज है। कौन है? मेगास्थनीज, यानी ये ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि विशाख दत्त किसके द्वारा? विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई कौन सी पुस्तक है? मुद्रा राक्षस। तो मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखी गई है? विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई है। और ये क्या है? तो ये एक नाटक है। क्या है? नाटक है, ध्यान रखिएगा। और किस भाषा में है? तो संस्कृत भाषा में। किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में है, ठीक है ना। इसे अनुवादित करने का श्रेय जो है भारतेंद्र हरिश्चंद्र को जाता है, ठीक है ना। और इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में बताया गया है, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य को उसमें ब्रसल या कुलहीन बताया गया है। और ढूंढी राज एक व्यक्ति थे, ढूंढी, है ना, ढूंढी राज, इन्होंने जो है इस पर क्या लिखा है? मुद्रा राक्षस पे टीका लिखा है। तो इसमें हमारा कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। विशाख दत्त द्वारा जो मुद्रा राक्षस लिखी गई है ये एक नाटक है, ठीक है ना। और ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है, ठीक। और इसका अनुवाद किसने किया था? तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने किया था। ये बात ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि नगर पालिका प्रशासन की एक विस्तृत प्रणाली की स्थापना के लिए निम्नलिखित में से सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? तो सबसे प्रसिद्ध कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इसमें कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। तो जो यूनानी लेखक मेगास्थनीज है उसने मौर्य के नगर प्रशासन का विस्तृत वर्णन दिया था। और किसमें दिया था? तो आपको हम बताया किसमें दिया था? इंडिका में। किसमें दिया था? इंडिका में दिया था, ठीक है। इंडिका में इसने पाटलिपुत्र नगर का वर्णन किया। किसका? क्या? पाटलिपुत्र, है ना। पाटलिपुत्र जो नगर है बिहार पटना में, वहाँ का वर्णन किया, ठीक है ना। इनके अनुसार नगर प्रशासन में कुल कितने सदस्य होते थे? तो जो वहाँ का प्रशासन होता था उसमें 30 सदस्य होते थे। और इनकी कुल कितनी समितियाँ होती थी? 6 समितियाँ होती थी। और प्रत्येक समिति में मेंबर कितने होते थे? 5-5 मेंबर हुआ करते थे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से किस संप्रदाय में बिंदुसार, है ना, बिंदुसार ने जो है क्या किया था? इंटरेस्ट लिया था, है ना, रुचि ली थी। तो ये हो जाएगा आजीवक संप्रदाय। कौन सा? आजीवक संप्रदाय में इन्होंने इंटरेस्ट ली थी, ठीक है ना। यूनानी लेखकों ने बिंदुसार को क्या कहा? अमित्रोकेडीज। क्या कहा? अमित्रोकेडीज। क्या कहा? अमित्रोकेडीज, है ना, केडीज। अमित्रो क्या कहा? अमित्रोकेडीज कहा। किसने कहा? तो यूनानी लेखकों ने, ठीक है ना। और इसके अलावा संस्कृत में इसे क्या कहा गया? तो अमित्र घात कहा गया। क्या कहा गया? अमित्र घात कहा गया। ये भी बात ध्यान रखिएगा, अमित्र घात कहा गया, ठीक है। और अगर पूछा जाए आजीवक संप्रदाय के जो आजीवक संप्रदाय है इसके मुख्य प्रवर्तक कौन है? तो वो हैं मक्खलीपुत्र गोसाल। कौन है? है ना, मक्खलीपुत्र गोसाल हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक। तो इसमें हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा? इसमें हमारा सी वाला, ठीक है ना, ये सी वाला ऑप्शन हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उनके विजय का उल्लेख करता है? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें हमारा हो जाएगा 13वां, ठीक है ना। कलिंग युद्ध के परिणामों के विषय में अशोक के कौन से एक अभिलेख से पता चलता है? तो 13वें नंबर के। कितने? 13वें नंबर के अभिलेख, ठीक है ना। अशोक ने अपने राज्याभिषेक, है ना, जब उसका राज्याभिषेक हुआ था, राज्याभिषेक, है ना, राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद, कितने? 8 वर्ष बाद, कब? 261 ईसा पूर्व में जो है क्या किया था? कलिंग पर आक्रमण किया था, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है
कि अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग यानी पूर्वी प्रांत जो था उसकी कैपिटल यानी राजधानी कहाँ थी, तो कहाँ थी, तोसली थी। कहाँ थी, तोसली थी। और ये तोसली कहाँ है, उड़ीसा में है। कहाँ पर है, उड़ीसा में है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि जैसा कि अशोक के शिलालेखों में उल्लेख किया गया है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ, पाटलिपुत्र और अन्य 4 प्रांतीय केंद्रों सहित 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा प्रांतीय केंद्र नहीं था, मतलब 5 थे, उसमें से कौन सा एक नहीं था, तो कौन सा नहीं था, इंद्रप्रस्थ नहीं था। कौन सा नहीं था, इंद्रप्रस्थ नहीं था। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। अच्छा, कौन कौन से थे, तो देखिए यहाँ हम नीचे लिख के बताते हैं। देखिए इसमें जो उत्तरापथ था, कौन सा, उत्तरापथ, ध्यान रखिएगा, उत्तरापथ। ठीक है ना। इस उत्तरापथ का कहाँ था, तक्षशिला था। कहाँ था, तक्षशिला था। ध्यान रखिएगा, कहाँ था, तक्षशिला था। इसके बाद में फिर अवंती है ना, अवंती जो रट था, है ना, अवंती रट। इसका कहाँ था, उज्जैनी था। कहाँ था, उज्जैनी। ठीक है ना, उज्जैनी। इसके बाद में फिर कलिंग है ना, कलिंग का भी हम आपको बताया कहाँ था, तोसली है ना। कहाँ था, तोसली था। ठीक है। इसके बाद में फिर दक्षिणापथ। कौन सा, दक्षिणापथ। इस दक्षिणापथ का कहाँ था, स्वर्णगिरी था। कहाँ था, स्वर्णगिरी। ठीक है ना, स्वर्णगिरी था। इसके बाद में प्राच्य या पूर्वी प्रदेश, या इसी को कहते थे पूर्वी प्रदेश। ठीक है ना, पूर्वी प्रदेश। इसका कहाँ था, पाटलिपुत्र था। कहाँ था, पाटलिपुत्र है ना, पाटलिपुत्र। तो ये 5 थे। ठीक है ना, इसको ध्यान रखना है। इंद्रप्रस्थ मौर्य साम्राज्य की राजधानी नहीं थी कहीं से भी। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्याधीन, मतलब उसके साम्राज्य के अधीन कौन सा नहीं था, तो कौन सा नहीं था, कामरूप। ठीक है ना। कामरूप कहाँ पड़ता है, ये असम में पड़ता है। कामरूप कहाँ है, असम में है। तो खैर, तो यहाँ पर जो हमारा है पूछा हुआ है कि कौन सा नहीं था, तो कामरूप हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अशोक का कौन सा शिलालेख ब्राह्मी लिपि में, मतलब अशोक के किस शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया। तो पहली बात ये जान जाइए कि अशोक के जितने भी, ठीक है ना, अभिलेख थे, अब अशोक के जितने भी अभिलेख थे उत्तर भारत के, कहाँ के, उत्तर भारत के। ठीक है ना, उत्तर भारत के, वो सभी किस में थे, तो वो सभी ब्राह्मी लिपि में थे। किस में थे, ब्राह्मी लिपि में थे। ठीक है ना, ब्राह्मी लिपि में थे। और अशोक जो है कितनी भाषा थी, तो देखिए अशोक के अभिलेख की भाषा तो कैसी थी, प्राकृत थी। किससे थी, प्राकृत थी। लेकिन वो अन्य और भी भाषाओं का प्रयोग किया करता था। उसकी 4 लिपियाँ थी मेनली। वो कौन कौन सी थी, तो देखिए एक तो थी ब्राह्मी। कौन सी थी, ब्राह्मी थी। इसके अलावा अरामाइक थी। कौन सी थी, अरामाइक। ठीक है ना, अरामाइक। इसके अलावा खरोष्ठी थी। कौन सी थी, खरोष्ठी थी। और एक कौन सी थी, यूनानी थी। तो ये जो है कुल मिला के यूनानी, ठीक है ना, यूनानी है ना, ये इतना था। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो इसमें जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, शहबाजगढ़ी। कौन सा हो जाएगा, शहबाजगढ़ी हो जाएगा। क्योंकि अशोक के 14वें बृहद शिलालेख में, कौन से, अशोक का जो 14वां है ना, अशोक का जो 14 नंबर का है ना, 14 नंबर का शिलालेख था, बृहद यानी बड़ा वाला। ठीक है ना, उसमें शासनादेश 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए। अशोक के शहबाजगढ़ी और मनसेहरा, ध्यान रखिएगा, शहबाजगढ़ी के साथ साथ एक और है मनसेहरा। ठीक है ना। ये अभिलेख जो है क्या है, अन्य अभिलेखों के विपरीत जो है खरोष्ठी लिपि में लिखे गए। किस में लिखे गए हैं, तो ये खरोष्ठी में, किस में है, खरोष्ठी में है। ये भी बात ध्यान रखिएगा। तो मतलब शहबाजगढ़ी और मनसेहरा किस अभिलेख में है, किस लिपि में है, तो खरोष्ठी लिपि में है। ध्यान रखिएगा। और अगर कभी पूछ ले कि अरामाइक कहाँ से आया है, तो ये ईरानी जो है, ईरान से, मतलब ईरानी भाषा से लिया गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है, तो कौन सा है, 13वां शिलालेख जो है वो सबसे बड़ा है। ठीक है ना, क्योंकि इसमें कलिंग विजय की बात की गई है। 8वें वर्ष बाद उसने जो है 261 ईसा में क्या किया था, अपना राज्याभिषेक किया था। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है, तो कौन सा है, स्तंभ है। ध्यान रखिएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ये धम्म के प्रचार हेतु स्थापित किया गया था। किसके, धम्म है ना, जो धम्म था इसके प्रचार के लिए जो है ये स्थापित किया गया था। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है। और इसका जो एक एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, तो सारनाथ का जो सिंह चतुर्मुख शीर्ष स्तंभ शीर्ष है, उससे जो है आप देख सकते हैं स्तंभ के रूप में। तो जो सबसे प्रमुख सर्वोत्तम जो प्रतिमान है वो कौन सा है, स्तंभ है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अशोक के सिंह चतुर्मुख शीर्ष स्तंभ अभी हमने देखा कहाँ से, तो ये सारनाथ से हो जाएगा। कहाँ से हो जाएगा, सारनाथ से हो जाएगा। और ये भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है। ये भी बात ध्यान रखिएगा। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसको अपनाया कब गया था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है
कि मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पर निर्भर थी। तो देखिए मुख्य रूप से ये कृषि पर निर्भर थी। और इसमें जो भूमि कर था उसको क्या कहा जाता था, उसको भाग कहा जाता था। क्या कहा जाता था, भाग कहा जाता था, ध्यान रखिएगा। और इसमें कितना होता था, तो इस पर जो उत्पादन का 1/6 है ना, 1/6 जो है टैक्स लिया जाता था, 1/6, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि देव नाम प्रिय है ना, देव नाम प्रिय किसे कहा जाता था। तो ये अशोक को कहा जाता था। किसको कहा जाता था, अशोक को कहा जाता था, ध्यान रखिएगा। और इसके बाद में देखिए अशोक का नाम, ठीक है ना, अशोक का जो नाम है, अशोक का नाम, ठीक है ना, अशोक का नाम, ठीक है ना, मास्की, किसमें, मास्की, नेतुर, है ना, नेतुर, उदयगोलम, 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 ठीक है ना। और इसके अलावा एक और है गुजरा, कौन सा है, गुर्जरा, है ना, गुर्जरा। इन सब में जो है क्या मिलता है, इसका नाम अशोक ही मिलता है। क्या मिलता है, अशोक मिलता है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा व्यक्ति था जिसका नाम देव नाम प्रिय या प्रियदर्शी था। तो अभी हमने बताया मौर्य सम्राट अशोक था। इस प्रकार से जितना भी मौर्य साम्राज्य से आए हुए क्वेश्चन थे PYQ के रूप में, वो हमने देख लिया। अब हम गुप्त वंश पे चलते हैं। तो गुप्त वंश में हम चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं एक एक करके। तो पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हरिसेन थे। तो जो है हरिसेन किसके दरबारी कवि थे, तो ये समुद्रगुप्त के हो जाएंगे। किसके हो जाएंगे, समुद्रगुप्त के हो जाएंगे, ठीक है ना। और हरिसेन ने ही जो है क्या किया था, प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। किसकी की थी, प्रयाग प्रशस्ति की, ठीक है ना। प्रयाग प्रशस्ति की इसने क्या की थी, रचना की थी। और इसमें वो किसके बारे में बताया है, तो इसमें इन्होंने समुद्रगुप्त के बारे में बताया है। और समुद्रगुप्त को विसेंट आर्थर स्मिथ ने, किसने, विसेंट आर्थर स्मिथ, विसेंट आर्थर स्मिथ ने इसको क्या कहा है, तो इसको जो है भारत का नेपोलियन कहा है। क्या कहा है, भारत का नेपोलियन कहा है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति संस्कृत, ठीक है ना, संस्कृत में ये भी बात ध्यान रखिएगा, एक कविता के रूप में किस कवि द्वारा रचित की गई थी, जो इलाहाबाद के अशोक स्तंभ, ध्यान रखिएगा, प्रयागराज में है। तो हरिसेन ने, अभी हमने बताया, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और ये क्या था, तो ये हरिसेन जो है ये समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। अच्छा, हरिसेन जो समुद्रगुप्त था, समुद्रगुप्त जो है क्या था, बीड़ा वादक भी बहुत अच्छा था। क्या था, बीड़ा वादक बहुत अच्छा था, ये भी बात ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि खगोलविद वारामिहिर, ठीक है ना, वारामिहिर और कवि कालिदास, है ना, कालिदास होता है, काली नहीं होता, कालिदास किसके दरबार का हिस्सा थे। तो ये जो है किसके, विक्रमादित्य, है ना, किसके, विक्रमादित्य के। ये बात ध्यान रखिएगा। खगोलविद जो वारामिहिर थे, ये कवि, और कवि कालिदास, ये चंद्रगुप्त द्वितीय है ना, कौन, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय, है ना, इसके दरबार में क्या थे, दरबारी कवि थे। और विक्रमादित्य के दरबार में कौन रहता था, नवरत्न रहते थे। कौन रहता था, नवरत्न रहते थे, ध्यान रखिएगा। अच्छा, नवरत्न कौन कौन से थे, तो देख लेते हैं एक बार। जैसे मैं नाम ले रहा हूँ, नवरत्न कौन कौन से थे। एक तो कालिदास स्वयं थे, ठीक है ना, कालिदास थे। इसके अलावा धन्वंतरि, है ना, धन्वंतरि, ध्यान रखिएगा, कौन थे, धन्वंतरि, ठीक है ना, धन्वंतरि थे, ये वैद्य थे। इसके अलावा छपड़क, कौन था, छपड़क, ध्यान रखिएगा, छपड़क। इसके अलावा अमर सिंह, ठीक है ना, अमर सिंह। अमर सिंह के अलावा जो है हो जाएगा शंकु, है ना, शंकु। शंकु के अलावा कौन थे, बेताल भट्ट, कौन था, बेताल भट्ट, ध्यान रखिएगा, कौन थे, बेताल भट्ट, है ना। बेताल भट्ट के बाद में कौन हो जाएगा, घटपरक, है ना, घटक परक, है ना। इसके अलावा कौन हो जाएगा, वरुरुच, वरुरुच, ठीक है, वरुरुच। तो ये लोग जो है क्या रहते थे, उनके यहाँ नवरत्न थे, ठीक है ना, किसके यहाँ, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अभिज्ञान शाकुंतलम किताब के लेखक कौन है। अब अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है, कालिदास हैं, ठीक है ना। इनकी और पुस्तक है, जैसे मेघदूतम हो गया, रघुवंशम हो गया, है ना, ये सब इनकी पुस्तक है। ऋतुसंहारम हो गया, तो ये सब किसकी पुस्तक है, तो कालिदास की है। फिर अगला क्वेश्चन है कि मालविकाग्निमित्रम। अब मालविकाग्निमित्रम भी किसकी है, कालिदास की ही है। तो कालिदास क्या थे, एक महान नाटककार थे। इनकी पुस्तक मैंने अभी बताया, अभिज्ञान शाकुंतलम हो गया, विक्रमोर्वशीयम हो गया, रघुवंशम हो गया, कुमार संभवम हो गया, मेघदूतम, मालविकाग्निमित्रम, ऋतुसंहारम, ये सब इसकी इनकी क्या है, प्रमुख रचनाएँ हैं जो इन्होंने लिख रखी है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासक कौन थी। तो गुप्त जो काल था, उस समय की जो सबसे, मतलब कह सकते हैं कि हिसाब से प्रभावशाली महिला कौन थी, तो वो प्रभावती गुप्त थी। कौन थी, प्रभावती गुप्त थी। ये चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। कौन किसकी, चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। और वकाटक नरेश,
रुद्रसेन द्वितीय, है ना, किसकी, रुद्रसेन द्वितीय की क्या थी, पत्नी थी, ध्यान रखिएगा। गुप्त काल के दौरान ही प्रभावती गुप्ता, है ना, वाकाटक राज्य की संरक्षिका के रूप में जो है इन्होंने कार्यभार देखा था। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को निम्नलिखित में से सभी नामों से जाना जाता था, इसके अलावा मतलब और किस नाम से जाना जाता था। तो देखिए इसमें ये बात किसकी हो रही है, चाणक्य की, है ना। चाणक्य या इसी को कौटिल्य कहते थे या विष्णुगुप्त कहते थे। इनकी पुस्तक का नाम क्या है, अर्थशास्त्र है। क्या है, अर्थशास्त्र है, बात ध्यान रखिएगा, अर्थशास्त्र है और ये राजनीति शास्त्र पर बेस्ड पुस्तक है। इन्होंने सप्तांग सिद्धांत भी दिया था। क्या दिया था, सप्तांग सिद्धांत दिया था, ये बात ध्यान रखिएगा। और ये कहाँ के निवासी थे, तो पाटलिपुत्र के रहने वाले थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर समुद्रगुप्त जो है एक राजा थे और बाकी ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, चाणक्य। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में जो है अलंकृत किया गया था। तो किसे किया गया था, अभी हम लोग ऊपर देखे हैं, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास में धनवंतरी कौन थे। तो अभी हम लोग देखे हैं कि कौन थे, एक चिकित्सक थे। कौन थे, एक चिकित्सक थे, ये बात हम लोग देख चुके हैं और ये जो है नवरत्नों में से एक थे। तो अगला टॉपिक हमारा है हर्षवर्धन। अगला टॉपिक कौन सा है, हर्षवर्धन से संबंधित क्वेश्चन है। इसमें पहला है, कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था। मतलब कन्नौज से पूर्व, कन्नौज जो है उसका पुराना नाम मौखरी था, ठीक है ना। तो पूछ रहा है वहाँ का जो राजधानी था वो कहाँ था। तो देखिए उससे पूर्व जो है कहाँ का शासक था, तो थानेश्वर का था। कहाँ का था, थानेश्वर का, ध्यान रखिएगा। तो हर्ष जो है कन्नौज से पूर्व थानेश्वर का शासक था और यहीं पर पुष्यभूति वंश, किस वंश की, पुष्यभूति, ध्यान रखिएगा, पुष्यभूति वंश, है ना, पुष्यभूति वंश की जो है इसने स्थापना की थी। राजवर्धन की मृत्यु के पश्चात 606 ईस्वी में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा था और हर्ष के शासनकाल में यहीं पर चीनी यात्री यानी हर्षवर्धन के ही शासनकाल में कौन आया था, ह्वेनसांग आया था। कौन आया था, ह्वेनसांग आया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन ने 5 इंडीज, है ना, 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया था। इनमें से कौन सा 5 इंडीज थे। तो देखिए वो 5 इंडीज कौन कौन से थे। तो उसमें हमारा पहला हो जाएगा पंजाब, ठीक है ना। पहला कौन सा हो जाएगा, पहला हो जाएगा पंजाब, पंजाब के बाद में हो जाएगा कन्नौज और कन्नौज के बाद में हो जाएगा बंगाल, ठीक है ना। बंगाल के बाद में हो जाएगा बिहार और बिहार के बाद में हो जाएगा उड़ीसा, ठीक है ना, ये हो जाएगा। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि कादम्बरी के लेखक कौन है। तो कादम्बरी के लेखक जो है बाणभट्ट हैं। कौन है, बाणभट्ट हैं, ध्यान रखिएगा। और बाणभट्ट जो है ये हर्ष के दरबारी कवि थे। किसके, हर्ष के दरबारी कवि थे और इनकी महत्वपूर्ण रचना हर्षचरितम भी है। क्या है, हर्षचरितम, ध्यान रखिएगा, हर्षचरितम भी किसकी महान है, तो ये बाणभट्ट की, किसकी, बाणभट्ट की है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी थी थानेश्वर से स्थानांतरित हुई थी। तो कौन थी, तो वो हो जाएगा आपका कन्नौज। कौन हो जाएगा, कन्नौज, थानेश्वर, ठीक है ना। हर्षवर्धन की प्रारंभिक राजधानी थी। हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान कन्नौज नई राजधानी बनाई गई जो थानेश्वर से स्थानांतरित हो गई थी। फिर अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी हर्षवर्धन की पहली राजधानी थी। तो अभी मैंने बताया थानेश्वर से स्थानांतरित होकर कन्नौज आई थी, तो कौन सा हो जाएगा, थानेश्वर। अगला क्वेश्चन है राजपूत काल से संबंधित है, कौन सा साहित्य संगम, ठीक है ना, कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है। तो कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा तमिल साहित्य। कौन सा हो जाएगा, तमिल साहित्य, क्योंकि प्राचीन तमिल साहित्य को संगम साहित्य कहा जाता है। संगम का यहाँ मतलब होता है कवियों का मिलन। किसका मिलन, कवियों का मिलन, ध्यान रखिएगा। ऐसे डायरेक्ट ही पूछ लेता है कि संगम का तात्पर्य क्या है। तो यहाँ पर कवियों या विद्वानों की एक सभा या परिषद थी जिसका आयोजन पांड्य राजाओं के द्वारा कराया गया था और कुल जो है 3 संगम हुए थे, ठीक है ना। कौन सा, 3 संगम हुए थे। अगला क्वेश्चन है, एलोरा कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने कराया था। तो एलोरा जो कैलाश मंदिर था इसका निर्माण राष्ट्रकूटों ने कराया था। किसने कराया था, राष्ट्रकूटों ने कराया था, ध्यान रखिएगा। और अगर राष्ट्रकूटों में भी बात कर लें तो कौन कराया था, तो जो कृष्ण प्रथम है ना, कौन था, कृष्ण प्रथम, है ना, कृष्ण प्रथम, इन्होंने जो है कराया था। और ये कहाँ पर है, तो जो एलोरा कैलाश का मंदिर है ये भगवान शिव का एकाश्म पत्थर पर जो है बना हुआ है और ये महाराष्ट्र में है। कहाँ है, महाराष्ट्र में। और अगर ज़िले की बात कर ले तो औरंगाबाद। कौन सा है, औरंगाबाद है, ध्यान रखिएगा, औरंगाबाद। फिर हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है। मतलब विरूपाक्ष मंदिर के बारे में पूछ रहा है, तो ये हम्पी में है। कहाँ पर है, हम्पी में है। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर जो है कर्नाटक के हम्पी में स्थित है और ये भगवान शिव को मंदिर समर्पित है। यह मंदिर कहाँ पर है, तुंगभद्रा नदी, किसके, तुंगभद्रा नदी के जो है किनारे स्थित है।
अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर पल्लव राजवंशों के शासन के द्वारा बनवाया गया था। तो ये हो जाएगा महाबलीपुरम, ठीक है ना। तमिलनाडु में स्थित महाबली या मामल्लपुरम भी इसको कहते हैं। ये मंदिर पल्लव शासकों के द्वारा बनवाया गया था और ये मूलतः किसमें है, तो ये द्रविड़ शैली में है। किसमें है, द्रविड़ शैली में है। और किसमें, तो तमिल संस्कृति का एक प्रमुख उदाहरण है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाता है जो राष्ट्रकूट वंश था उसका संस्थापक कौन था। तो दुर्ग या दंती वर्मन, है ना। दंती दुर्ग या दंती वर्मन कहा जाता था। और ये राष्ट्रकूट कन्नड़ मूल के थे, ठीक है ना। इनकी मातृभाषा क्या थी, कन्नड़ थी। और राष्ट्रकूट जो शासक था कृष्ण प्रथम, इसी ने क्या बनवाया था, अभी ऊपर हम लोग देखे हैं, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था जो भगवान शिव को समर्पित है। यहाँ पर कुछ हम और देख लेते हैं, राजा और उनके संस्थापक और राजधानी भी देखेंगे, जैसे हर्यक वंश, ठीक है ना। हर्यक वंश का कौन था, बिंबिसार था। कौन था, बिंबिसार संस्थापक था। और इसकी राजधानी कहाँ थी, तो राजगृह थी। ध्यान रखिएगा कहाँ थी, राजगृह थी। इसके बाद शिशुनाग वंश, है ना। कौन सा, शिशुनाग वंश। तो शिशुनाग वंश का अगर हम बात कर लें तो कौन था, शिशुनाग ही था। कौन था, शिशुनाग, ठीक है ना। शिशुनाग था, ये भी बात ध्यान रखिएगा। और इसकी राजधानी कहाँ थी, तो वैशाली थी। कहाँ थी, वैशाली थी। इसके बाद में नंदवंश की बात कर लें तो ये कहाँ था, पद्मानंद। कौन था, पद्मानंद था, ध्यान रखिएगा। और इसकी राजधानी कहाँ थी, पाटलिपुत्र थी। फिर मौर्य वंश का चंद्रगुप्त मौर्य था और इसकी भी राजधानी पाटलिपुत्र थी, ठीक है ना। इसके बाद में फिर हम शुंग वंश देख लेते हैं। शुंग वंश का कहाँ था, तो शुंग वंश जो है, शुंग वंश का कहाँ था, पुष्यमित्र शुंग था। कौन था, पुष्यमित्र शुंग था, ध्यान रखिएगा। और इसकी भी राजधानी कहाँ थी, पाटलिपुत्र थी। इसके बाद कर्णवंश, ध्यान रखिएगा, कर्णवंश, है ना। कर्णवंश का कौन था, वासुदेव था। कौन था, वासुदेव था। और यहाँ की भी राजधानी कहाँ थी, तो पाटलिपुत्र थी। कहाँ थी, पाटलिपुत्र थी, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में सातवाहन वंश, ठीक है ना। सातवाहन वंश ये महाराष्ट्र वाले एरिया में थे। और इसका शासक कौन था, संस्थापक सिमुक था। कौन था, सिमुक था। और इसकी राजधानी कहाँ थी, प्रतिष्ठान थी। कहाँ थी, प्रतिष्ठान, ध्यान रखिएगा, प्रतिष्ठान थी। इसके बाद में फिर आगे अगर हम लोग देख लें, आगे हम लोग अगर देख लें सातवाहन वंश के बाद में, तो हमारा हो जाएगा कुषाण वंश। कौन सा हो जाएगा, कुषाण वंश, ठीक है ना। कुषाण वंश, इसका जो संस्थापक था वो था कुजल कडफिसस, ठीक है। कौन था, कुजल कडफिसस, ठीक है ना, कुजल कडफिसस। और इसकी राजधानी कहाँ थी, पुरुषपुर, है ना, पुरुषपुर। ये पुरुषपुर पेशावर पाकिस्तान में है, ठीक है ना। गुप्त वंश का कौन था, तो गुप्त वंश का कौन था, श्रीगुप्त था। कौन था, श्रीगुप्त था, ध्यान रखिएगा, श्रीगुप्त था, ध्यान रखिएगा, श्रीगुप्त था। और इसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र बनाई थी। फिर वकाटक, है ना, वकाटक, इनका जो संस्थापक था वो था विंध्य शक्ति। कौन था, विंध्य शक्ति। इसके बाद में फिर पूछ लेता है हमसे चोल वंश का, ठीक है, किसका, चोल वंश का। तो चोल वंश का कौन था, विजयालय था। कौन था, विजयालय, ध्यान रखिएगा, कौन था, विजयालय था, ठीक है ना। और राजधानी कहाँ थी, तो तंजौर थी। कहाँ पर थी, तंजौर थी, ये भी बात ध्यान रखिएगा। इसके बाद में फिर आप आ जाइए, पल्लवों की राजधानी हमसे पूछेगा, जब भी पूछेगा, पल्लवों की राजधानी कहाँ थी, कांचीपुरम थी। कहाँ पर थी, कांचीपुरम थी, ठीक है ना, कांचीपुरम। अगर बात करें इसकी स्थापना किसने की थी, तो सिंहवर्मन चतुर्थ ने की थी। फिर राष्ट्रकूट का हमने बता दिया कि कौन था, राष्ट्रकूटों का राष्ट्रकूट कौन था, दंती दुर्ग। कौन था, दंती दुर्ग, है ना। लेकिन अगर बात कर लें इसकी राजधानी कहाँ थी, तो मान्याखेत थी। कहाँ थी, मान्याखेट या खेत, है ना, मान्याखेट या खेत, ठीक है। और कुछ अगर राजधानियों की बात कर लें तो देखिए, जैसे चालुक्य, है ना, जो कल्याणी, देखिए चालुक्य 3 जगह के थे, ये मैं यहाँ पर लिखूँगा, चालुक्य, है ना, चालुक्य के बारे में हम लोग देख लेते हैं। एक थे चालुक्य जो थे कल्याणी के, ठीक है ना, कहाँ के थे, कल्याणी के। और एक कौन से थे, एक थे बादामी के, ठीक है ना, बादामी के। और एक कौन से थे, एक थे बेंगी के। कहाँ के थे, बेंगी के। तो जो कल्याणी के चालुक्य थे, इनका जो संस्थापक था उसका नाम था तैलप। क्या नाम था, तैलप सेकंड, ठीक है ना, तैलप सेकंड। और यहाँ का जो कैपिटल था वो था मान्याखेत, ठीक है ना, मान्याखेत, ठीक है ना। इसके बाद में जो बादामी के थे, इनका था जयसिंह प्रथम। कौन था, जयसिंह प्रथम था, जयसिंह फर्स्ट था, ठीक है ना। और इनकी राजधानी कहाँ थी, वातापी थी। कहाँ पर थी, वातापी थी। इसके बाद में फिर जो चालुक्य वेंगी के थे, इनका था विष्णुवर्धन। कौन था, वेंगी से ध्यान रखिएगा, विष्णुवर्धन, ठीक है ना, विष्णुवर्धन था। और यहाँ की भी कैपिटल कहाँ थी, बेंगी थी। कहाँ थी, बेंगी थी, ध्यान रखिएगा। फिर आगे अगर हम आ जाएँ तो देखिए, होयसल का कौन सा, विष्णुवर्धन था। और यहाँ की राजधानी द्वार समुद्र थी। फिर यादव वंश का कौन था, बिल्लभ प्रथम था, ठीक है ना, बिल्लभ प्रथम। और यहाँ की राजधानी देवगिरी थी। इसके बाद में हमसे जो पूछ सकता है वो पाल वंश का पूछ सकता है, ठीक है ना, पाल वंश का कौन था, तो गोपाल था। कौन था,
पाल वंश का गोपाल था, ध्यान रखिएगा, गोपाल था। और यहाँ की राजधानी कहाँ थी? तो मुंगेर। मुंगेर कहाँ पड़ता है? पटना में था, ध्यान रखिएगा। बिहार स्पेशल में कभी कभी पूछ लेता है कि 1857 की क्रांति का जो है प्रभाव किस डिस्ट्रिक्ट में नहीं पड़ा था, तो वो मुंगेर में ही सिर्फ नहीं पड़ा था, बाकी हर जगह पे इसका प्रभाव पड़ा था। इसके बाद में फिर हम आ जाते हैं परमार वंश। परमार वंश का कौन था? तो परमार वंश का हमारा हो जाएगा, परमार वंश का कौन था? उपेंद्र था। कौन था? उपेंद्र था, ये भी बात ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और इसकी राजधानी कहाँ थी? तो धारा नगरी थी। कहाँ थी? धारा नगरी, ठीक है। इसके बाद में फिर सोलंकी वंश का जो है मूल राज था, और इसका था अहिन्यवाड़ा, ठीक है ना। कलचुरी का कौन था? कोकल था, और यहाँ की कैपिटल थी त्रिपुरी, ठीक है ना। तो ये इतना इंपॉर्टेंट था। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, चोल साम्राज्य का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? तो कौन था? अब विजयालय था, इसमें कुछ बताने जैसा नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाता है, सिंचाई के लिए 16 मील लंबी, ठीक है ना, 16 मील लंबी जो झील थी, है ना, चोल झील। कौन सी झील? चोल झील। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका जो निर्माण है चोल झील का, आप इतना ध्यान रखिए कि 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण किसने करवाया था? तो राजेंद्र प्रथम ने करवाया था। और चोलों की जो नौसेना थी वो बहुत ज़्यादा क्या थी? मजबूत थी, ठीक है ना। तो और इसने जो है किसकी उपाधि धारण की थी राजेंद्र चोल ने? तो गंगैकोंड चोल, है ना, गंगैकोंड चोल, है ना, गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण की थी। और इसने जो है गंगईकोंड चोलपुरम नाम को अपनी राजधानी बनाई थी, ठीक है ना। गंगईकोंड चोलपुरम को अपनी राजधानी बनवाई थी, और उसी के निकट में चोलगंगम जो है झील का इसने निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन हमारा है कि चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? तो इसको पलिच्छदानम कहा जाता था, ठीक है ना, पलिच्छदानम कहा जाता था, ध्यान रखिएगा। और गैर ब्राह्मणों को जो भूमि दी जाती थी उसको कहा जाता था बेल्लन वागई, ठीक है ना। क्या कहा जाता था? बेल्लन वागई। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, जो गैर ब्राह्मण होते थे उनको दिया जाता था, है ना। ठीक है ना, ये गैर ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि थी। इसके अलावा अगर स्कूल और विद्यालय को जो भूमि दी जाती थी उसको कहा जाता था साला भोग। क्या कहा जाता था? साला भोग कहा जाता था, ठीक है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बात थी, इसको ध्यान रखिएगा। ये जैन सभाओं को दी जाती थी, उसको क्या कहता था? पलिच्छदानम कहा जाता था। उसके बाद में अगर बात कर लें गैर ब्राह्मण को, तो उसको क्या कहा जाता था? बेल्लान वागई कहा जाता था। जो स्कूल होते थे उनके लिए साल भोग, और जो ब्राह्मणों को भूमि दी जाती थी दान में उसको ब्रह्मदेय कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ब्रह्मदेय। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिव मंदिर चोल शासकों के संरक्षण में नहीं बनाया गया था? तो इसमें जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा गोंडेश्वर मंदिर सिन्नार, है ना, गोंडेश्वर मंदिर सिन्नार हो जाएगा, ये बात भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, गोंडेश्वर मंदिर सिन्नार जो है ये यादव वंश के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? यादव वंश के द्वारा निर्मित करवाया गया था, और ये महाराष्ट्र के करीब नासिक में है। कहाँ पर है? नासिक में है। नासिक कहाँ है? महाराष्ट्र, ठीक है ना, महाराष्ट्र में। अभी यहीं पर जो है महाकुंभ लगने वाला है, और यह भगवान शिव को मुख्यतः समर्पित है, ठीक है। इसके अलावा 4 अन्य देवता भी हैं, जैसे सूर्य, विष्णु, पार्वती और भगवान गणेश को भी ये समर्पित है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि पाल वंश का पहला शासक, यानी वही संस्थापक की बात कर रहा है। हम आपको बता चुके हैं कि कौन था? गोपाल था। पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल था। और गोपाल ने लगभग 750, है ना, 750 से 770 ईस्वी तक क्या किया था? राज्य किया था। और यह बौद्ध मतानुयायी, यानी कि ये लोग बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, तथा नालंदा में, कहाँ पर? नालंदा में, ठीक है ना, नालंदा में इसने क्या किया था? एक जो है बिहार मतलब रहने का स्थान जो है इसने बनवाया था, किसके लिए? बौद्ध भिक्षुओं के लिए। अगला क्वेश्चन है कि पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है? तो जो पाल साम्राज्य है ये भारत के पूर्वी हिस्से से, क्योंकि हम जब ये इंडिया बनाते हैं तो बिहार कहीं यहाँ पड़ता है, इसीलिए ये पूर्वी हिस्से से संबंधित है, ठीक है ना। तो पाल साम्राज्य भारत के पूर्वी हिस्से बंगाल और बिहार से संबंधित था, ठीक है ना। पाल वंश में जो एक व्यक्ति था, आपने सुना होगा धर्मपाल, है ना, धर्मपाल। इसी धर्मपाल ने क्या बनवाया था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनवाया था। क्या बनवाया था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनवाया था, ध्यान रखिएगा। और सोमपुरी में बिहारों की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन हुआ करता था? तो 12वीं शताब्दी में दिल्ली पर जो है तोमर वंश का संस्थापक हुआ सकता था, ठीक है, हुआ करता था। तो 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर, कहाँ पर? दिल्ली पर तोमर वंश का शासन हुआ करता था। और इस वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? अनंगपाल, ध्यान रखिएगा। कौन था? अनंगपाल। कौन था? अनंगपाल था, ये भी बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद में अब प्राचीन इतिहास से संबंधित जो विविध के क्वेश्चन होते हैं उसको भी हम एक एक करके देख लेंगे, ठीक है ना। तो हम एकदम बिल्कुल अपने अंतिम पड़ाव पे हैं। देखिए, 6वीं से 14वीं शताब्दी तक निम्नलिखित में से कौन सबसे शक्तिशाली महाजनपद था? तो सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? ये मगध था। कौन सा था? मगध था। अच्छा देखिए,
महाकाल जनपद में 16 महाजनपद, कितने 16 महाजनपदों के बारे में हमको पता चलता है, ठीक है ना। मगध है ना, मगध की राजधानी कहाँ थी, तो राजगृह थी। कहाँ थी, राजगृह थी, ये भी बात ध्यान रखिएगा। बाद में जो पाटलिपुत्र स्थानांतरित हो गई थी, ठीक है। जो 16 महाजनपद हैं ये बुद्ध के जन्म के छठी है ना शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों का जो जिक्र है वो अंगुत्तर निकाय में मिला है। किसमें, अंगुत्तर निकाय में मिला है, ठीक है ना, अंगुत्तर निकाय में। तो अगर 16 महाजनपदों की बात करते हैं तो कहाँ पर है, अंगुत्तर निकाय में है, बौद्ध साहित्य के, ठीक है ना, यह बौद्ध ग्रंथ में। इसमें अंग की राजधानी कहाँ थी, देखिए हम कुछ बता दे रहे हैं। अंग की राजधानी कहाँ थी, चंपा में है, और ये अंग कहाँ है, तो बिहार में है, ठीक है ना। इसके बाद में मगध है ना, मगध का भी हमने आपको बताया कहाँ पर है, गिरिवज्र है ना, यह राजगृह भी इसी को बोलते हैं, ये पटना गया वाले हिस्से में है। फिर काशी है ना, काशी का क्या हो जाएगा, तो काशी का हो जाएगा वाराणसी, क्या हो जाएगा, वाराणसी हो जाएगा। फिर वत्स है ना, वत्स का क्या हो जाएगा, वत्स का हो जाएगा कौशाम्बी, कौन सा हो जाएगा, कौशाम्बी, ये प्रयागराज के पास में है, ठीक है ना। इसके बाद में वत्स के बाद में अगर हम बात कर लें वज्जी है ना, वज्जी, ये वज्जी का कहाँ हो जाएगा, तो ये वैशाली हो जाएगा, ठीक है ना, वैशाली वाला एरिया हो जाएगा बिहार का, ठीक है ना, वैशाली हो जाएगा, विदेह, मिथिला, ये सब हो जाएगा। कौशल का क्या हो जाएगा, कौशल का हो जाएगा श्रावस्ती, कौशल का क्या हो जाएगा, श्रावस्ती हो जाएगा, ठीक है ना। और इसके बाद अवंती, अवंती का क्या हो जाएगा, अवंती का हो जाएगा उज्जैनी या माहिष्मती, ठीक है ना, उज्जैनी या माहिष्मती हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। मल्ल का क्या हो जाएगा, कुशावती है ना, कुशावती हो जाएगा। पांचाल का क्या हो जाएगा, पांचाल का हो जाएगा अछिन्न, ठीक है ना, अछिन्न हो जाएगा या काम्पिल हो जाएगा। इसके बाद में चेदी है, ठीक है ना, चेदी है, ध्यान रखिएगा। चेद, चेद का क्या हो जाएगा, सोक्तिमती हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सोक्तिमती हो जाएगा। कुरु का क्या हो जाएगा, कुरु का हो जाएगा इंद्रप्रस्थ, क्या हो जाएगा, इंद्रप्रस्थ हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, इंद्रप्रस्थ, ये दिल्ली वाला क्षेत्र है। मत्स्य का क्या हो जाएगा, मत्स्य, मत्स्य का हो जाएगा विराटनगर, ठीक है ना, ये कौन सा क्षेत्र है, तो राजस्थान का जयपुर अलवर वाला क्षेत्र है, भरतपुर वाला क्षेत्र है, ठीक है। फिर कम्बोज का क्या हो जाएगा, कम्बोज का हो जाएगा हाटक, कम्बोज का क्या हो जाएगा, कम्बोज का हो जाएगा हाटक, ठीक है ना। ये कौन सा क्षेत्र है, तो ये मथुरा वाला क्षेत्र है, ठीक है ना। राजौरी और हजारा वाला क्षेत्र है, माफ़ करिएगा, राजौरी और हजारा। फिर सूरसेन की बात कर लें, ठीक है ना, सूरसेन ये मथुरा वाला क्षेत्र है। इसके बाद में अस्मक की राजधानी कहाँ है, तो ये पोतन हो जाएगा, कहाँ पर हो जाएगा, पोतन में हो जाएगा। और अस्मक की कैपिटल जो पोतन है या अस्मक जो है, यही एकमात्र जो है वो दक्षिण में स्थित महाजनपद है। फिर गांधार का क्या हो जाएगा, तक्षशिला हो जाएगा, और ये रावलपिंडी और पेशावर वाला क्षेत्र पाकिस्तान का है। अगला क्वेश्चन जो हमारा है कि निम्न में से सूरसेन है ना, सूरसेन महाजनपद की राजधानी कौन सी थी, तो सूरसेन का कौन सा था, मथुरा था, अभी हमने आपको बताया है। और इसके बाद से कुछ और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि अगर मैं पूछूं कुछ संप्रदाय हैं और उसके आचार्य, जैसे वैष्णव संप्रदाय के कौन थे, तो वैष्णव संप्रदाय जो था उसके मत के कौन थे, तो ये विशिष्ट द्वैतवाद से संबंधित था। किससे संबंधित था, विशिष्ट द्वैतवाद। और विशिष्ट द्वैतवाद किससे संबंधित था, रामानुजाचार्य से। किससे, रामानुजाचार्य से। जो द्वैत है, ऐसे आप समझ लीजिए, जो आपसे पूछता है द्वैत है ना, ये द्वैतवाद मत किसने दिया था, ये आनंद तीर्थ ने दिया था। किसने दिया था, आनंद तीर्थ ने, ठीक है ना। इसके बाद सनक संप्रदाय है ना, सनक संप्रदाय, ध्यान रखिएगा, सनक संप्रदाय या इसी को द्वैताद्वैत कहते हैं, द्वैताद्वैत है ना, ये किसने दिया था, ये निम्बाकाचार्य ने दिया था। किसने, निम्बाकाचार्य ने दिया था। इसके बाद में आपसे पूछ लेता है बाराकरी है ना, इसको किसने दिया था, इसको नामदेव ने दिया था। किसने दिया था, नामदेव है ना। बाराकरी संप्रदाय से कौन संबंधित थे, नामदेव संबंधित थे। इसके बाद में फिर बात कर लेते हैं, देखिए उसमें जैसे हो जाएगा सांख्य है ना, तो ये जो सांख्य है ना, सांख्य दर्शन है, ये किसके, इसके कौन थे, तो इसके कपिल थे, ठीक है ना, कपिल मुनि थे, ध्यान रखिएगा, कपिल मुनि थे। फिर योग दर्शन के कौन थे, ये सबको पता है, पतंजलि थे, ठीक है ना, कौन से, पतंजलि। न्याय दर्शन के कौन थे, तो ये गौतम थे, कौन थे, गौतम थे, ध्यान रखिएगा, कौन थे, गौतम ऋषि थे। फिर वैशेषिक है ना, वैशेषिक, इसके कौन थे, तो इसके थे कणाद, कौन थे, कणाद थे, या इन्हीं को उलूक कहा जाता था। इसके बाद में फिर मीमांसा, कौन सा, मीमांसा है ना, मीमांसा। इस मीमांसा के कौन थे, जैमिनी थे, कौन थे, जैमिनी थे, ध्यान रखिएगा, कौन थे, जैमिनी थे। फिर वेदांत के कौन हो जाएगा, वेदांत, वेदांत के हो जाएगा वादरायण, कौन थे, वादरायण, ठीक है ना। तो ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन और बौद्ध ग्रंथों में कितने महाजनपदों का उल्लेख है, तो कितने का है, 16 का है, ठीक है ना। जैसे देखिए हमने आपको बता दिया कि बौद्ध धर्म का कौन सा है, तो इसका हमने आपको बता दिया अंगुत्तर निकाय है, कौन सा है, अंगुत्तर निकाय है, ठीक है ना, अंगुत्तर निकाय। ऐसे ही जो जैन धर्म है इसका है भगवती सूत्र, कौन सा है, भगवती सूत्र, ठीक है ना, भगवती सूत्र, भगवती सूत्र, ध्यान रखिएगा, भगवती सूत्र है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है चरक संहिता किससे संबंधित है। तो अब चरक संहिता किससे संबंधित है, पता है हम लोगों को किससे संबंधित है, चिकित्सा से संबंधित है, ठीक है ना। और ये किस भाषा में अगर पूछ लेता है तो ये संस्कृत भाषा में, किस भाषा में है, संस्कृत भाषा में। और इसके रचयिता कौन है, चरक ही हैं। ये कनिष्क के दरबार में रहते थे, किसके, कनिष्क के दरबार में रहते थे, ध्यान रखिएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने निरुक्त व्युत्पत्ति, है ना, विज्ञान, भाषा शास्त्र और शब्दार्थ विज्ञान पर सबसे पुराना भारतीय ग्रंथ नामक पुस्तक लिखा। तो ये किसने लिखा था, ये महर्षि पतंजलि ने लिखा था। किसने लिखा था, महर्षि पतंजलि ने लिखा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है नीतिसार राजनीति के तत्व जिसमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र का प्रारंभिक मूल पाठ शामिल किया गया है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा है। तो ये कामंदक के द्वारा लिखा गया, किसके द्वारा, कामंदक के द्वारा लिखा गया है, ये भी बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। और नीतिसार जो है ये राजनीति के तत्व के लेखक कामंदक है, मतलब ये राजनीति से संबंधित है और ये भी किसमें है, संस्कृत में है। किसमें है, संस्कृत में है, ये बात ध्यान रखिएगा। इस ग्रंथ में कौटिल्य के अर्थशास्त्र का प्रारंभिक मूल पाठ भी शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि राजा कनिष्क के शासनकाल के दौरान दरबारी चिकित्सक कौन था। तो चरक था, ठीक है ना, कौन था, चरक था। फिर अगला क्वेश्चन हमारा हो जाता है पंचतंत्र की कथाएं किसके द्वारा लिखी गई है, आचार्य विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई हैं। जबकि वहीं पर अगर हम बात कर लें तो तुलसीदास जी द्वारा क्या लिखी गई है, तुलसीदास जी द्वारा रामचरितमानस लिखा गया है ना, तुलसीदास जी द्वारा रामचरितमानस लिखा गया है, ठीक है ना। इसके बाद में फिर हमारे हो जाते हैं वाल्मीकि जी द्वारा क्या लिखा गया है, रामायण लिखा गया है। और वेद व्यास यानी जिनका नाम पूरा था कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, इन्होंने महाभारत लिखा। क्या लिखा, महाभारत। एक और बहुत अच्छी नाटक है, ये शूद्रक द्वारा लिखी गई है, मृटकटिकम, ठीक है ना, मृटकटिकम है ना। ये मृच्छ जो कटिकम है ये क्या है, तो ये एक जो है नाटक है, क्या है, नाटक है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है तमिल व्याकरण की कौन सी रचना है जिसमें तमिल साहित्य की सबसे पुरानी मौजूद रचना कहा जाता है। तो ये तोलकाप्पियम है। कौन सा है, तोलकाप्पियम है। और ये तोलकाप्पियर के द्वारा लिखी गई है, तोलकाप्पियर। देखिए किसने लिखा, किसने है बुक का नाम तोलकाप्पियर और इसको लिखा किसने है, तोलकाप्पियर, है ना। यहाँ माँ है और यहाँ रा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित किनके बीच तक्षशिला, मतलब जो तक्षशिला शहर है वो किसके किसके बीच में स्थित है। तो ये सिंधु और झेलम के बीच में स्थित है। किसके बीच में, सिंधु और झेलम के बीच में स्थित है, ध्यान रखिएगा। ये प्रमुख शिक्षा केंद्र था। और चाणक्य जो है तक्षशिला का आचार्य भी था। जो चाणक्य था, है ना, चाणक्य जो था ये तक्षशिला का क्या था, तक्षशिला का आचार्य भी था, ध्यान रखिएगा, तक्षशिला का आचार्य था। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाता है भारत में नवपाषाण काल की गुफा चित्रकारी कहाँ मिलती है। तो ये कहाँ पर मिलती है, गुफा चित्रकारी की बात कर रहा है, यानी रॉक। तो ये भीमबेटका में मिलता है, ठीक है ना। अब भीमबेटका कहाँ है, तो ये मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। और यहाँ पर पाषाणकालीन गुफा चित्रकारी के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है ना। ये यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल है। अब आप हमें बताइए कब शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था, ठीक है ना। तो ये कब किया गया था, ताम्रपाषाण में। कब किया गया था, ताम्रपाषाण में पहली बार किया गया था। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से भारत के किस प्राचीन विश्वविद्यालय को यूनेस्को के विरासत स्थल में शामिल किया गया है। तो किसको शामिल किया गया है, तो ये किया गया है नालंदा महाविहार को, ठीक है। किसको, नालंदा महाविहार को शामिल किया गया है। और इस महाविहार जो विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना 5वीं सदी में हुई थी, 5वीं सदी में। और किसने कराया था, तो कुमारगुप्त ने कराया था। किसने, कुमारगुप्त ने कराया था, ये भी बात ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन है थोड़ा लंबा है, इसको देखेंगे हम लोग। दिया है पुष्यमित्र ने इस वंश की स्थापना की थी। उसके प्रभुत्व दक्षिण में नर्मदा नदी तक फैले थे और पाटलिपुत्र, अयोध्या, विदिशा के शहर भी शामिल थे। उन्होंने 2 अश्वमेध बलिदान किए। उन्होंने बैक्टीरियन राजा डेमेट्रियस को भी हराया था। राजवंश का 9वां राजा भागभद्र था। और पतंजलि के गौरव ग्रंथ महाभाष्य इस समय के दौरान लिखे गए थे। अब बताना ये किस वंश से संबंधित था। तो पतंजलि किसके दरबार में रहते थे, अगर ये आपको पता हो जाए तो वैसे ही पता हो जाएगा किसके, शुंग के, ठीक है ना, किसके, शुंग के हो जाएंगे, ठीक है ना। अगर पूछ ले मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, तो मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, बृहदत्त था। कौन था, बृहदत्त, है ना, ये भी बात ध्यान रखिएगा। और अगर बात करें शुंग वंश का कौन था, तो देवभूति था। शुंग वंश का कौन था, देवभूति था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी सही नहीं है। देखिए यहाँ पर पूछा है कौन सा सही नहीं है, ठीक है ना, कौन सा सही नहीं है। तो देखिए जो औरंगजेब की मृत्यु हुई थी वो 1707 में हुई थी। कब हुई थी, 1707 में हुई थी। तो यही हमारा मैच नहीं है, बाकी जितने हैं सभी मैच है, ठीक है ना, सभी मैच हैं। तो इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए वाला सही है, क्योंकि यही सही मैच नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित हैं। तो ये हम आपको बता चुके हैं, औरंगाबाद में है, महाराष्ट्र में, ठीक है।
अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से इसको सही क्रम में जो है बताना है। तो सबसे पहले टॉमस रो के बारे में देख लेते हैं। टॉमस रो जो है ये कब आया था, तो ये 1615 में आया था। कब आया था? 1615 में आया था, ठीक है ना। इसके बाद से फिर चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में जो है कौन आया था, तो बौद्ध चीनी यात्री फाहियान आया था, और ये कब आया था? 402 में आया था, 402 से 412 तक, ठीक है। वैनसांग कब आया था? 607, है ना, 607, 606, 607 में आया था, ठीक है ना। तो इस हिसाब से अगर इसको हम मिला लें तो सबसे पहले हमारा कौन सा हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 2 के बाद में फिर हमारा 3 हो जाएगा, और फिर हमारा 1 हो जाएगा, यानी कि 2 3 1, है ना, 2 3 1, 2 3 1, है ना। यानी इसमें हमारा जो ऑप्शन होगा वो 20 सही हो जाएगा। और जो टॉमस रो है, इससे पहले एक आया था कैप्टन हॉकिंस, वो 1608 में आया था। कब आया था? 1608 में आया था, ठीक है ना। वो राजस्थान में मिला था, और ये जो है सूरत पहुंचा था, ठीक है ना, ये सूरत पहुंचा था, ध्यान रखिएगा। तो वो 1608 में आया था टॉमस रो, और माफ़ करिएगा, टॉमस रो जो है 1615 में आया था। हॉकिंस, है ना, हॉकिंस आया था, ये जो है कहाँ पर आया था? 1608 में आया था, ध्यान रखिएगा। दोनों जहांगीर के शासनकाल में ही आए थे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि विश्व प्रसिद्ध खजुराहो, है ना, मूर्ति कला स्थित है। तो खजुराहो कहाँ है, ये हमको पता हो जाए। तो ये कहाँ है खजुराहो? मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में स्थित है, और इसका संबंध जो है चंदेल वंश से है। किससे है? चंदेल वंश से, ठीक है ना, चंदेल वंश से। तो यानी खजुराहो का जो मंदिर था उसका निर्माण कहाँ पर हुआ? मध्य प्रदेश में हुआ। अगला क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है। पीवाईक्यू का जितना भी प्राचीन इतिहास का क्वेश्चन था वो सारा हमने करा दिया। ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुचित युग्म है, मतलब कौन सा एक ऐसा है जो सुमेलित नहीं है, यानी जो मैच नहीं करता है, यानी अनुचित है, ठीक है ना, मैच नहीं करता है, तो यानी जो सही नहीं है, ठीक है ना। तो खजुराहो का अभी हमने देखा है कहाँ पर, ये किसने बनवाया था? चंदेल शासकों ने बनवाया था। तो यही वाला हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यानी इसमें पूछा कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो इसमें जो हमारा पहला वाला है यही सुमेलित नहीं है, ठीक है ना, इसको करवाया था। बाकी जितने भी वो हमारे सभी मैच करते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जितने भी PYQ प्राचीन इतिहास के अभी तक आए हुए हैं, ठीक है ना, उन सबको मैंने करवा दिया है। और ये तीसरा वीडियो है, तो आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा और बताइएगा अपना सुझाव। इसके बाद हम लोग फिर मध्यकालीन इतिहास करेंगे, फिर ऐसे ही आधुनिक भारत करेंगे, और धीरे धीरे करके ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, एक एक करके सारा कुछ देख लेंगे, ठीक है ना। बाकी जैसा भी होगा आप लोग कमेंट बॉक्स करिएगा, लाइक और सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।